हेलो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ही इजी से क्वेश्चन आएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं पूरे इकोनॉमिक्स में से। तो हम इसकी अगर बात करें तो जैसे सबसे पहले ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिटन बाय, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने ये बुक लिखी है। तो अगर हम देखो, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब आप देखोगे कि इनमें से सभी नाम आपने शायद सुने हो। एक मोल्थस आपने नाम नहीं सुना होगा। मोल्थस की जो बुक थी वो थी हमारे पास थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड, यानी पॉपुलेशंस के ऊपर इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन से ग्रो कर रही है, यानी कंपाउंडली। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने सुना होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती है। और जो हमारे पास अनाज है, ठीक है, जो अनाज है, मील्स है, वो सारे हमारे पास बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और अनाज कम हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो उनकी थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक बुक थी जिसमें उन्होंने ये बात कही थी, मोल्थस ने। फिर ये देखो, अब ये तो हमारे पास वैसे भी नहीं है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स आपने पीछे पढ़ा भी है, मोल्थस का तो नाम है ही नहीं, तो हमारा ये आंसर तो है नहीं। सेकंड आता है मार्शल का नाम। हाँ, ये मार्शल की बुक है। मार्शल ने किस पे काम किया था? वेलफेयर पे, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की गई है। फिर आती है हमारे पास एडम स्मिथ की, जो सबसे पहली डेफिनेशन थी नेचर ऑफ वेल्थ, सॉरी वेल्थ ऑफ नेशन, सॉरी वेल्थ ऑफ नेशन, जो बुक थी हमारी 1776 में आई थी। तो एडम स्मिथ की वो बुक थी, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इनको ही बोला जाता है। सैमुअलसन्स की हमारे पास जो थ्योरी थी वो थी ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी इकोनॉमिक एज ए ग्रोथ, ग्रोथ नहीं, सॉरी ग्रोथ नहीं, उन्होंने कहा था इकोनॉमिक इज ए साइंस। सैमुअलसन पीटरसन, इन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक एज साइंस है, यानी ग्रोथ ओरिएंटेड उनकी थ्योरी थी। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है, यानी जो सही आंसर है, वो मार्शल है। मार्शल की जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उससे वो लिया गया। इस तरह का आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं, कहता है कि इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम द लैंग्वेज, किस लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है? तो ये आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था, ग्रीक लैंग्वेज से निकल के आया है। और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनो का दो वर्ड है, इकोनो और नोमिक्स। इकोनो का मतलब आईओकेस, इकोस, इकोस बोलते हैं। इकोस का मतलब होता है हमारे पास हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। ओकोशियो, ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड। और हमारे पास सेकंड है निमोन वर्ड, जिसका मतलब होता है हमारे पास मैनेजमेंट, है ना। तो यानी टोटल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या बनता है? अगर ग्रीक लैंग्वेज की बात करें तो हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, यानी एक घर के जो भी चीज होती है, हाउस होल्ड की जो भी चीज होती है, उसका प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज किया जाए, वो इकोनॉमिक्स है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु गिव द मेटेरियल वेलफेयर। अब देखो, वेलफेयर की फिर बात आ गई। वेलफेयर की अगर बात आ जाती है तो सबसे पहले डेफिनेशन किसकी है? मार्शल की है, क्योंकि मार्शल ने ही अपनी जो ये बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में बताया था कि वही वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन है, मेटेरियल वेलफेयर ये। अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ, एडम स्मिथ की वही वेल्थ ऑफ नेशन बुक है। पीटरसन की वही हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच है, साइंस इकोनॉमिक एज ए साइंस बोलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है वो हमारा, इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। अब देखो, मैंने दो बताया था, एक होता है पॉजिटिव साइंस और एक होता है नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस क्या था? पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या था कि हम फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट। और नॉर्मेटिव की बात कर, नॉर्मेटिव में शुड बी, ought टू बी, है ना, इनकी बात करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या है। दोनों की ये चीजें है ना हमारे पास। तो पॉजिटिव साइंस क्या है कि क्या है कोई चीज, और हमारे पास नॉर्मेटिव में क्या है कि क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो कहता है इकोनॉमिक इज ए पॉजिटिव साइंस बिकॉज इट्स एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एक ओपिनियन देता है। नहीं, ये तो नॉर्मेटिव देता है। इट्स स्टडी फैक्ट, हाँ स्टडी फैक्ट्स की स्टडी करता है। इट्स गिव सजेशन, सजेशन देता है। नहीं, ऑल ऑफ द अबाउट, यानी हमारा नेक्स्ट बढ़िया आंसर ये है। और ये दोनों तो बातें किसकी है? ये दोनों नॉर्मेटिव साइंस की बात है। क्लियर हो गया यहाँ पे? नेक्स्ट,
स्कैरसिटी मीन, scarcity का mean is a situation when supply of resources is, यानी देखो अब हमारे पास scarcity का मतलब है, जो मतलब scarcity का मतलब है कमी। कमी क्या होएगी हमारे पास कि हम ये देखेंगे कि कोई चीज की कमी है तो हमारे पास उस सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज की क्या रहेगी, इक्वल टू डिमांड, मोर देन डिमांड, लेस देन डिमांड, है ना। तो जनरल सही आंसर है इसका। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर स्टडी अंडर दी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया ना प्रोडक्शन से रिलेटेड थी हमारे पास, तो किस किस टाइप की वो एक्टिविटीज थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वो सारी वो कहते हैं किस में आएगी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में आएगी या स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में या बोथ में या भाव में। तो देखो अब हम बात करें तो स्कोप क्या होता है और नेचर क्या होता है। पहले तो नेचर, नेचर का मतलब होता है उसका करेक्टरिस्टिक्स कैसी है, करेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं किस टाइप की है, उसके अंदर है क्या, है ना, उसके अंदर डेफिनेशंस में क्या क्या है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड्स है। स्कोप में क्या आता है, स्कोप के अंदर आता है कि उसका क्षेत्र, क्षेत्र मतलब जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, है ना, जिसकी हम स्टडी करते हैं वो स्टडी क्या क्या है। तो हम स्टडी करते हैं किसकी, एक्टिविटीज की, तो एक्टिविटीज की स्टडी किस में आती है, स्कोप में, है ना। तो स्कोप में लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन है, इक्विलिब्रियम है, ये सारी हम स्टडी करते हैं और ये सारी स्टडी ही क्या है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ साइंस, साइंस के फीचर्स क्या है। अब देखो आपको सिंपल सा पता है साइंस क्या होती है, रूल रेगुलेशन पे बेस्ड होती है ना। तो सबसे पहला कहता है मेजरमेंट ऑफ लॉ, बिल्कुल, लॉ होता है उसको मेजर करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, हाँ वेरीफाई भी कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक इज ए, देखो न्यूट्रल साइंस या सोशल साइंस, सोशल साइंस। द बुक वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी, एडम स्मिथ ने। पॉजिटिव साइंस इज सिंपली स्टडी ऑफ हाउ इट इज वर्क, हाउ इट शुड वर्क, कैसे काम होता है या कैसा होता है, दोनों में से क्या है, तो ये हो जाएगा। और ये किसका है, नॉर्मेटिव का। तो ये छोटे से आपके क्वेश्चन रहते हैं जो आपके काम आते हैं। इकोनॉमिक इज बोथ साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। ओके, यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस की बात करता है। इज द बेसिस ऑफ नॉर्मेटिव साइंस लॉजिक या इमोशन, लॉजिक, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बुक दोबारा से क्वेश्चन आ गया। माइक्रो इकोनॉमी वी स्टडी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स, माइक्रो में तो हम किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल की, है ना। और एज ए होल की किस में करते हैं, मैक्रो में। ये क्वेश्चन है, आप इनको कर लेना, ये बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है हमारे पास थ्री बेसिक फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन या बेसिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या है, इकोनॉमिक्स सॉरी इकोनॉमिक किस किस तरह की हो सकती है। तो हमारे पास जनरली तीन टाइप की इकोनॉमिक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, बस। तो हाँ, आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, अमेरिका की कैसी है, रूस की किस टाइप की है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे अगर पहली बात करें तो कैपिटलिज्म, कहता है कि कैपिटलिज्म कहाँ से आया, कैपिटलिज्म कहाँ से आया। तो कहता है 18th सेंचुरी में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट कहाँ हुआ था और कौन सी सेंचुरी में हुआ था, 18 में। तो यूरोप, यूरोप कैपिटलिज्म रेफर टू द इकोनॉमिक सिस्टम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। मेन देखो यहाँ ये पता लग गया, एंड प्रॉफिट मोटिव इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। यानी देखो अब कैपिटलिज्म की बिल्कुल डेफिनेशन हमें मिल गई, क्या, जिसमें प्राइवेटली ओन्ड हो, प्रॉफिट मोटिव हो और प्रिंसिपल ऑफ ऑल प्रोडक्शन फैक्टर के ऊपर, यानी जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर होंगे उनमें प्रॉफिट मोटिव होएगा और वो प्राइवेटली ओन्ड रहेंगे। प्राइवेटली का मतलब है इंडिविजुअल उनको होल्ड करेगा, एज ए गवर्नमेंट नहीं। क्लियर है। तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या समझ में आया, ये प्राइवेटली ओन रहेगी, प्रॉफिट मोटिव रहेगा सभी प्रोडक्शंस पे, तो हम उसको बोलेंगे कैपिटलिज्म, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बात, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको, फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे देखो फ्री मार्केट का मतलब क्या है कि कोई भी अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड है,
सभी अपनी मनमर्जी से कोई कितने रुपए का प्राइस रख के कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? जो चाहे वो बेच सकता है, तो इसे बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। Seller, buyer, employer, consumer enjoy legal freedom to enter into any occupation or agreement. England, Japan, America are the example of these country. अगर देखो बात करें तो किस किस की, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका की इकोनॉमी कैसी है, हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये हमारे पास कैपिटलिज्म है। क्लियर है? बस सिंपल सी ये डेफिनेशन है। फिर इवैल्यूएशंस अगर आप पढ़ना चाहो तो कैसे कैसे हुआ था वो आप देख सकते हो। अब हमारे पास मेन चीज आ जाती है फीचर्स। क्या फीचर्स है कैपिटलिज्म के? सबसे पहले देखो प्राइवेटली प्रॉपर्टी है ना, कि हमारे पास गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, सब प्राइवेट के हाथ में होता है। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नेमली मशीन, टूल्स, लैंड, माइन एक्सेट्रा आर ओन प्राइवेटली। ठीक है, फ्री टू होल्ड एंड एक्सपेंड देयर कैपिटल टू एनी एक्सटेंट, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। प्राइस मैकेनिज्म कैसा रहता है? डिमांड और सप्लाई पे, जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी वहीं पे प्राइस का मैकेनिज्म हो जाएगा। क्योंकि देखो कोई भी आ सकता है, कोई भी बेच सकता है ना? तो सब जगह क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा? जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो उसका प्राइस और हाई हो जाएंगे, जिसकी डिमांड बिल्कुल कम हो जाएगी उसके प्राइस कम हो जाएंगे। यानी डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही बेस रहता है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम रहती है, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हो इजीली, आ सकते हो, जा सकते हो, छोड़ के भी जा सकते हो। कंपटीशन ऑफ कोऑपरेशन। अब देखो कंपटीशन ऑफ कोऑपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा कंपटीशन रहता है वो फुल, उसको बोलते हैं कट थ्रोट, यानी गला काट कंपटीशन रहता है। क्योंकि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? तो आपने देखा होगा कि जहां बहुत सारे कंपटीटर हो जाएंगे वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। कॉर्पोरेशन तो बिल्कुल ही नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी की। दिस प्रोडक्ट compete with वन अनदर, बायर आल्सो compete with वन अनदर इन order to buy a given product, laborer also compete with one another। यानी हर तरह के सब लोग है ना, सब तरह के कंपटीशन में फंस जाते हैं कि सब तरह का ही कंपटीशन हो जाता है। एक कोऑपरेशन की भावना रहती ही नहीं है। प्रॉफिट मोटिव है ना, प्रॉफिट कमाना होता है। सोवेरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर, हाँ इसमें कंज्यूमर का बहुत ज्यादा फायदा होता है। सोवेरेनिटी ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा भगवान मानते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेट सबने प्रोडक्ट बेचना किसको है? कंज्यूमर को। और कंज्यूमर क्या है? जिसको जहां सस्ता मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, वो वहीं जाएगा, है ना? तो यहाँ पे कैपिटलिज्म कंज्यूमर के लिए वरदान है, ये समझो। वो मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सकता है। लेबर एज ए कमोडिटी, हाँ लेबर एज ए कमोडिटी। अब देखो कंपटीशन की अगर बात करें, कैपिटलिज्म की सॉरी बात करें, तो वहां पे लेबर एज ए कमोडिटी की तरह यूज होती है, एक वस्तु की तरह यूज होती है। उनसे ये चाहते हैं कि भाई 8 घंटे में इतना काम कर दो, इतना काम कर दो कि और कोई कर ही ना सके, है ना? तभी तो प्रोडक्शन ज्यादा होएगा। तो लेबर को एज ए कमोडिटी समझते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट रहता है सभी का, है ना? अब देखो जितना ज्यादा जो अच्छा काम करेगा, जो बढ़िया टॉप पेज रहेगा, तो उसको उतना ही इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, उतना ही उसको फायदा भी होएगा, है ना? जो सबसे ज्यादा अच्छे से काम करेगा उसको अच्छा मैकेनिज्म मिलेगा। ये है। मेरिट क्या है इसके? कहते हैं कि रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना? बहुत सारे तरह के गुड्स और सर्विसेज मिल सकती है। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर आ जाते हैं। तो वो सब ये चाहते हैं कि भाई सस्ते से सस्ते में बढ़िया चीज दी जाए। तो अब एक तो एक ही आदमी हो बनाने वाला और एक 100 आदमी बनाने वाले हो, तो वो सभी चाहेंगे कि हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उसको बेच पाए। ठीक है, यानी हम उसके पूरे के पूरे जितने भी उसके रिसोर्सेज है उनका पूरा यूटिलाइज कर सकें। इंड्यूसमेंट टू वर्क, इंड्यूसमेंट टू वर्क का मतलब होता है कि बहुत सारा जो काम रहता है हमारे पास, वो सबका प्राइवेट रहता है, और वो सभी है ना अपना काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस रखते हैं पैसे कमाने पे। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एफिशिएंट होएगा क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन में आएंगे तो सभी का
ऑफ एफिशिएंट प्रोडक्शन होएगा। एफिशिएंट प्रोडक्शन का मतलब बहुत सारे लोग प्रोड्यूस करेंगे तो अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूज करेंगे। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होएगा क्योंकि सभी अच्छे अच्छे चीजें पहन अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज करेंगे, अच्छे अच्छी चीजों पे पैसे खर्च कर पाएंगे और लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का कहाँ है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास है ना चॉइस रहेगी हर चीज के लिए, कि हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इतने ही रुपए में वो भी मिल सकता है। ग्रोथ ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ हो सकती है। इकोनॉमिक फ्रीडम रहती है ना, किसी भी तरह की फ्रीडम में आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे हमारे पास क्या थे उसके फीचर्स। अब कहता है कि डिमेरिट्स क्या है, उसके नुकसान क्या है। नुकसान में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी 80% लोगों के पास 20% पैसा है और 20% लोगों के पास 80% पैसा है, तो मतलब ये तो सुपर रिच हो गए और ये बिल्कुल ही लो लेवल के फैमिली के हो गए जिनकी इनकम ही बहुत कम है। समझ में आ गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाता है। क्लास स्ट्रगल है ना, क्लास स्ट्रगल हो जाता है, मिडिल हो जाता है, हाई हो जाता है, लो इनकम ग्रुप हो जाता है। इस तरह से वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम निकल के खड़ी हो जाती है। जो हाई ग्रुप होते हैं उनके पास पूरा मोनोपोली रहती है, पूरी पावर रहती है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं रहता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन होता है ना, वो चाहते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, बस उनको क्या है, प्रोडक्शन से मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्शन आना चाहिए, चाहे खून पसीना एक कर दो, तो एक्सप्लॉइटेशन होता है। वेस्टफुल कंपटीशन रहता है, यानी इसके अंदर क्या है कि कट थ्रोट बोलते हैं, यानी गला काट रहता है कि सब एक दूसरे को बस ये लगे रहते हैं कि भाई इसको कैसे नीचा किया जाए, यानी हम इसके प्रोडक्ट को कैसे डाउनग्रेड करें और अपने को ऊपर। बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। अब देखो जैसे रिसेशन आ जाएगा सबको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। जैसे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो सब घर आ जाएंगे लौट के। जैसे अभी आपने अमेरिका में देखा कि 2020 में जो कोविड आया उसमें सारा सब कुछ हमारे पास क्या हो गया, सब बंद हो गया, सब अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, है ना। तो ऐसे रिसेशन के टाइम में बिल्कुल ही सब डाउन हो जाता है, और जबकि जरूरत रहती है इस टाइम पे। फिर कहता है डिसएग्री ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर का कोई काम नहीं होता, है ना। आपने देखा होगा रोटी कपड़ा, सॉरी रोटी कपड़ा मकान तो है ही, बेसिक हेल्थ एजुकेशन ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि सबका राइट है इसको पढ़ने के लिए। तो कहता है डिसएग्री ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक का वेलफेयर हो ही नहीं पाता क्योंकि ये चीजें सब पैसे में मिलेगी, है ना, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा तो अपनी तरफ से फीस लेंगे। तो क्या कहता है पब्लिक वेलफेयर में डिसएग्रीड हो जाएंगे। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाएगी ना, कोई एक दूसरे के हेल्प नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि सबको प्रॉफिट मोटिव चाहिए, सब अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लगे रहेंगे, इसलिए ये सारे नुकसान है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन द कैपिटलाइज इकोनॉमिक, अब देखो मॉडर्न कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हो जाती है, जैसे आपने देखा हुआ है एप्पल हो गई, रिलायंस हो गई, इस टाइप की ग्रुप ऑफ कंपनी रहती है, वो मॉडर्न कॉरपोरेशन बोलते हैं उनको। इसके पीछे है कंपनीज टाइप रहती है, तो ये हमारे इतने आएगी नहीं, और आएगी तो हम कंपनीज एक्ट में इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडर्न, ये उसी में आ जाएगा। डिमेरिट्स क्या है, कंपनी भी एज ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो कैपिटलिज्म है उसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म से जैसे नाम से ही पता लग रहा है सोसाइटी के लिए, है ना। तो सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी सारा का सारा फैक्टर क्या किया जाए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम किया जाए, ठीक है। सोशलिज्म इज ए शॉर्ट इज लाइक ए हैट व्हाट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबॉडी वियर इट, यानी एक टोपी की तरह है जो सबको पहनाई जाती है, सबके साइज के अलग अलग के हिसाब से, है ना। आपको देखा होगा, वो देखो सोशलिज्म का जनरली मैं जो मीनिंग बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास होल्ड रहता है, और गवर्नमेंट जो बेसिक चीजें होती है उनको फ्री में सर्व करती है, यानी पब्लिक को एजुकेशन हॉस्पिटल फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो वो है सोशलिज्म। अब कहता है कि अमंग ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि पूरा कंट्रोल रहे हमारे पास, other activities are controlled and regulated by the government but at the same time there is a freedom of occupation and
कंजम्पशंस, कंजम्पशंस की और ऑक्यूपेशंस की फ्रीडम रहे और सारा कंट्रोल और रेगुलेशन कौन करे? गवर्नमेंट करेगी। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जो सोसाइटी या लोगों से चुन के कोई, जैसे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, प्रेसिडेंट बनाओ, है ना, ये सारी चीजें होती है डेमोक्रेटिक। यानी आम जनता से चुन के ऊपर कोई गया हो तो हम उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। और सोशलिज्म क्या है कि सारा कंट्रोल रहेगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन और कंजम्पशन की चॉइस रहती है। एक होता है टोटलेरियन, टोटलिटेरियन सोशलिज्म, totalitarian socialism. Its economy completely controlled by the government and people have to work under the direction of the government. This form of socialism is popularly called the communism, जो कि आपने सुनने को मिलता होगा चाइना के अंदर कम्युनिज्म है। यानी सब का सारा काम किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में है। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? इंडिया जैसी कंट्री को कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? सोशलिज्म एन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन विच द material mean of production are owned by the whole community and operated by the representative of the people who are responsible to the community. कम्युनिटी के प्रति सारा काम किया जाएगा। मेन फीचर्स क्या है सोशलिज्म के? सोशल और कलेक्टिव ओनरशिप, है ना। इसमें क्या होता है कि सब मालिक होते हैं, ये नहीं कि भाई इंडिविजुअल कोई एक मालिक है। अब देखो गवर्नमेंट किसकी? गवर्नमेंट हमारे द्वारा बनाई हुई आदमियों की, और वो किसके लिए काम करेंगे? हमारे लिए। तो इसको बोलते हैं सोशलिज्म एज ए कलेक्टिव ओनरशिप। समझ में आ गई बात? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट का ही एक प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो ही सारा प्लान करती है, वो ही सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी कोई भी काम करने के लिए। सेट ऑब्जेक्टिव, पहले से ही ऑब्जेक्टिव सेट रहते हैं कि ये करना है। ठीक है, सोशलिज्म के यही। इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के मतलब यहाँ पे क्या है कि हम जो प्लान करेंगे, है ना, तो वो सारा कैसा होना चाहिए? फुल यूटिलाइजेशन वाला होना, जितने रिसोर्सेज है उनका सबका बेस्ट यूज कर रहे हो। इसमें जनरली क्या आता है? हाउ, फॉर होम, किसके लिए, हाउ मच द सेम आर टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए और कितना बनाए, ये सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं सोशलिज्म में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ये तो मेन बात ही है। लेक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं रहता, क्यों? क्योंकि सारा ही गवर्नमेंट करती है। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक जो देख रेख है, सामाजिक को बढ़ावा देने के लिए ही ये सारा किया जाता है ना। उनका अर्न प्रॉफिट कमाने का नहीं रहता, और कैपिटलिज्म में तो प्रॉफिट ही मोटिव रहता है। ठीक है, ये चीज है। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर, कुछ ही प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं, है ना। जैसे भाई छोटे मोटे कोई प्राइवेट सेक्टर खोल दे, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राम एक्सेट्रा, regulated by government, very few opportunity available to people at the large production goods and service for the private profit। यानी बहुत ही कम होंगे, मतलब मेन जो रिसोर्सेज, जो मेन कंट्रोल रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है, प्राइवेट में छोटे मोटे ही कोई काम दे सकते हैं। मेरिट्स क्या है सोशलिज्म के? फायदे क्या है? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब देखो प्राइवेट में तो क्या है कि लोग अपना यूज किस बेस पे करेंगे? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से करेंगे। और यहाँ पे जितने रिसोर्सेज है उनका फुल इकोनॉमिकली यूज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके अंदर सबका कलेक्टिव बेनिफिट होता है, और कलेक्टिव बेनिफिट में आपने देखा होगा ना, एक तो 5 आदमियों का खाना बने और एक 100 आदमियों का इकट्ठा बने, तो बेनिफिट किस में है? 100 आदमियों में। ये सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा भी, सही भी बनेगा, सभी बैठ के खाएंगे, और ये थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, तो वो चीज आ जाती है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर सॉल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम। बेसिक जो प्रॉब्लम है उनका मेन सॉल्यूशन है, जैसे एजुकेशन की कह सकते हैं हम। ठीक है, हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उनका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, और उनसे कोई प्रॉफिट अर्न भी नहीं होता, वो बेसिक प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर सकते हैं। नो वेस्टफुल एडवर्टीजमेंट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि कैपिटलिज्म में तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। यहाँ कोई खर्चा ही नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट ही कर रही है, और गवर्नमेंट से ही होता है, सबको पता रहता है। फिर नो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ही देना है, और गवर्नमेंट ही देगी, तो सबको पता है कि गवर्नमेंट देगी, और इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। कभी भी कोई मंदी आएगी या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी तो सबको बराबर ही मिलना है, कोई ऐसा कोई फर्क तो आएगा नहीं। ठीक है। रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी
तेज विकास हो सकता है। और बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि हम नॉर्मल एक ग्रोथ से चलते रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि कई बार ज्यादा हो गया कई बार कम हो गया। ठीक है, तो हमारा बैलेंस रहेगा, हमेशा बराबर चलता रहेगा। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारे पास एक कांस्टेंट रेट से ही बढ़ती रहेगी। नो क्लास स्ट्रगल, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं रहेगा ना, क्योंकि इसमें यही नहीं रहेगा कि ये गरीब है, ये अमीर है, या ये लो है, या मिडिल फैमिली से इनकम है। सबकी क्लास है, सबको गवर्नमेंट ही देगी। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबको पता है कि गवर्नमेंट से ये चीजें तो मिल जाएगी, इतने में काम करना है, इतने गवर्नमेंट पैसे देगी। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होएगा क्योंकि वहां तो प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा। इक्विबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्विटेबल, यानी वहां देखो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ना इनकम का। यानी 80% लोगों के पास 20% और 20% के पास 80% पैसा है। तो इस सोशलिज्म में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबको बराबर ही मिलेगा, चाहे कोई कितना भी अमीर हो जाए, चाहे कोई कितना भी गरीब हो जाए, सबके पास सेम चीजें रहेगी। सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। इवन उनकी प्रॉपर्टी भी उनकी नहीं रहेगी, वो भी गवर्नमेंट की रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज रहती है। Distribution income is equivalent in socialist economy. It is constant endeavor of the government not only to minimize economic inequality but also the abolish the same along together. Rich people are taxed at higher tax rate. Poor people are offered free service to improve their lots. सिंपल, आप समझ गए कि हाई जो इनकम ग्रुप है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, कम वाले हैं उनसे टैक्स ही नहीं लिया जाएगा, तो सब बराबर हो जाएंगे। अब कहते हैं कि इसके नुकसान क्या है भाई। इनके नुकसान में सबसे पहले अगर बात करें, नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन, यानी कोई भी कॉस्ट कैलकुलेशन का कोई बेसिक तरीका ही नहीं है ना, क्योंकि कॉस्ट हम सबकी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। क्यों? कॉस्ट का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं आ जाता है, क्योंकि जो सोसाइटी को देना है वो तो देना ही है, उसमें फिर कॉस्ट की कोई बात ही नहीं आ सकती। और वो फ्री में देना है, उसकी कोई कॉस्ट की वैल्यूएशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। एंड ऑफ कंज्यूमर सोवेरेनिटी, कंज्यूमर सोवेरेनिटी नहीं हो पाती है ना। Consumer sovereignty comes to the end, which how much and where to produce. All these important economic decisions are taken by the planning authority according to discretion. Discretion does whatever goods and service are produced must be acceptable by the people, their preference not by standing. यानी उनकी प्रोडक्ट के बारे में, सॉरी, उनकी इच्छाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब क्या है कि उनको कस्टमर्स को जो, जैसा जैसे अब आपने देखा होगा, जो बीपीएल वालों को अनाज देते हैं, अब उनको जो अनाज है वो 2 रुपए किलो मिलता है ना, जो 20 रुपए किलो वाला है। तो ऐसा तो नहीं कि वो 30 रुपए जो पर केजी के हिसाब से मिलता है वो उनको 2 रुपए में दे रहे, नहीं, वो 18-20 वाला ही उनको 2 में मिल रहा है। और इच्छा है लोन लो या लो, मत लो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कंज्यूमर की सोवरेनिटी खत्म हो जाती है, यहाँ पे कंज्यूमर को अपनी इच्छा से कुछ नहीं मिलता। नो इम्पोर्टेंस टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कोई प्रोडक्टिविटी पर्सनल एफिशिएंसी नहीं आएगी। सबको पता है कि 2 रुपए किलो अनाज मिलना है तो ले लो, सिंपल, कोई ज्यादा फोकस ही नहीं करेगा। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन द राइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, प्लान का राइट इम्प्लीमेंटेशन करना प्रॉब्लम है। लेक ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की कमी है यहाँ पे, कोई चॉइस ही नहीं। वेल ऑफ द स्कैरसी, स्कैरसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब देखो, जो अच्छी चीज है उसको तो लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे, है ना, और जो फालतू की चीज है उसको कोई नहीं लेगा। लेस इनिशिएटिव, कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा यहाँ पे, कोई काम करेगा ही नहीं अगर फ्री में मिल रहा है तो, है ना। तो आपने देखा होगा ना, फ्री बीज करके बोलते हैं ये अरविंद केजरीवाल को कि फ्री बीज दे रहे हैं, मतलब सब कुछ फ्री में बांट रहा है, ये चीज मूंगफली की। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है कि छोटा सा तो कैपिटलिज्म, छोटा सा सोशलिज्म। ठीक है, केन्स ने जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920 में, उसने इस इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप किया। अब देखो नाम से पता लग रहा है इसके अंदर दोनों चीजें, मिक्स इकोनॉमी के अंदर सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो को एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, है ना। कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो प्राइवेट में रहेंगे, कुछ रहेंगे पब्लिक में। अब देखो तो हेल्थ से रिलेटेड या जो हमारे पास नुकसान करने वाली जो चीजें हैं वो तो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, है ना। और जो नॉर्मल जो चीजें हैं
वो सारी प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगी। The both public and private sector work hand in hand. Industry of the nation importance like basic industry, arm and ammunition industry, power generation, etc. are set up in the public sector. Consumer goods industry, small industry, agriculture are left to the care of the private sector, है ना। अब देखो, जो बेसिक इंडस्ट्री है आर्म और एमिनेशंस की, वो तो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, और जो जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उनको प्राइवेट सेक्टर में दे देगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द सेक्टर इज म्यूचुअल कोऑपरेशन, दोनों का म्यूचुअल कोऑपरेशन के सहयोग से ऐसा होता है। प्लान इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, प्लान इकोनॉमी रहती है, प्लान इकोनॉमी मतलब प्लान बनाएगी गवर्नमेंट की ये करना है, ठीक है, और गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्राइवेट में भी क्या है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, है ना, कि भाई एक आदमी ही ना बेचे सब कुछ, तो उसके लिए दूसरी भी कंपनी रहनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक इक्वलिटी भी बनी रही, है ना। यहाँ पे हमारे पास ज्यादा डिफरेंस क्रिएट ना हो, है ना, कि ज्यादा से रिच से पीपल रिच और भी रिच ना हो जाए और गरीब ना हो जाए, तो यानी उनको हम बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, इनइक्वलिटी को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा ना, जो मिक्स इकोनॉमिक कंट्री है उनमें भी क्या है कि वहां पे भी हाई टैक्स रेट है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा देता है और जो कम कमाता है वो कम। प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटेड इकोनॉमी, अब देखो प्राइस मैकेनिज्म, जो प्राइवेट ओन है, कैपिटलिज्म है, तो उनका तो रेगुलेट हो रहेगा प्राइस मैकेनिज्म प्राइवेट के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई पे, है ना। और हमारे पास जो गवर्नमेंट के अंडर में है, यानी सोशलिज्म का जो पार्ट है, उसके अंदर सारा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, हमारे गवर्नमेंट के हाथ में। जैसे आपने देखा होगा बस का फेयर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक आर लार्जली फिक्स बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इनको गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल मोटिव, है ना, जो प्राइवेट है वो तो प्रॉफिट मोटिव से काम करे, और जो गवर्नमेंट के हाथ में है वो सोशल वेलफेयर के काम करे। अब कहते हैं कि इसके फायदे क्या है, इसके कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन, फ्रीडम रहती है इकोनॉमी की, है ना, कोई भी आ सकता है जा सकता है, कोई प्राइवेट रहता है, सब कुछ फ्रीडम रहती है। कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल को भी बिल्ड किया जा सकता है। कैपिटल को बिल्ड करने का मतलब यह आ गया कि पैसे लेके लोगों से और फिर उसमें इन्वेस्ट किए जाए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में दोनों काम हो जाते हैं। फ्रीडम भी आ गई हमारे पास, कैपिटल फॉर्मेशन भी आ गई। कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा, कंपटीशन भी रहेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा रहेगा हमारे पास।